प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ स्नेह आशीष। मैं बीके सिंह, प्रिंसिपल नवजीवन इंटर कॉलेज पठरवा, जनपद कुशीनगर, आज कक्षा 11th के विद्यार्थियों को जो गणित विषय का अध्ययन करते हैं, पाठ अनुक्रम व श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। पूर्व की कक्षा में आपने समांतर श्रेणी का अध्ययन किया है। इसमें हम गुणोत्तर श्रेणी का इंट्रोडक्शन पहले आपसे कराएं कि आखिर कौन से ऐसे प्रोग्रेशन हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थात कौन से ऐसे अनुक्रम हैं और वे किस नियम का पालन करते हैं तो वे गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। समांतर श्रेणी में यह बात बताई गई थी कि किसी भी पद में एक समान संख्या अचर पद लगातार जोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाला अगला पद, फिर प्राप्त होने वाला अगला पद प्राप्त जो होगा वह एक समांतर श्रेणी का निरूपण करेगा। ठीक ऐसे ही यहां थोड़ा कुछ अनुक्रम पर आप विचार करें। मैंने लिखा 3, 12, 48, 192। इस पर गौर करें। या 1, 1/10, 1/100, 1/1000। इस पर गौर करें। यदि इन दिए जाने वाले दो अनुक्रमों को हम ध्यान से देखें तो आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी और प्रोग्रेशन की परिभाषा के अनुसार वे अनुक्रम जो किसी गणितीय नियमों का पालन करते हैं उन्हें आप प्रोग्रेशन कहते हैं। तो आखिर ये जो प्रोग्रेशंस है किस नियम का, किस गणितीय नियम का पालन करता है, गौर करिए। 3 से 12 को आपने प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। वैसे तो तरीके बहुत है, लेकिन सामान्यतः जो लोग गौर करेंगे इसमें 9 जोड़ दीजिए या इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। यदि ये 9 जोड़ेंगे, इसमें हम 9 जोड़ के प्राप्त हम कर नहीं सकते, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे और जो इस पद को प्राप्त करेंगे उसमें हम क्या वही नियम यहां लागू हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप 3 में 4 का थोड़ा गुणा करिए, तो 3 चौके 12, फिर 4 का गुणा करिए, 12 चौके 48, फिर 4 का गुणा करिए, 48 चौके 192। ठीक ऐसे ही यहां देखिए, 1 में 1/10 का गुणा किया, 1/10, फिर इसमें 1/10 का गुणा किया, 1/100, फिर इसमें 1/10 का गुणा किया, 1/1000। ऐसे आगे प्राप्त होगा। कोई पूछे कि अगला पद क्या होगा तो आप तुरंत कर सकते हैं 1/10,000। फिर अगला पद क्या होगा 1/1,00,000। फिर इसका अगला पद क्या होगा 192 × 4। अर्थात जो ये अनुक्रम दिए गए हैं एक निश्चित अचर राशि का बार बार गुणा किया जा रहा है।
या आप कह सकते हैं कि लगातार दो पदों के बीच का जो रेशियो है वह एक समान है। रेशियो आप समझते होंगे, भाग देना। जैसे रेशियो करूं 12/3 कितना आएगा? 4 आएगा। 48/12 ये कितना आएगा? 4 आएगा। फिर 192/48 ये कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक ऐसे ही यहां देखिए 1/10/1 1/10/1 1/10 आएगा। 1/100/1/10 10 दहा के 100 1/10 आएगा। ऐसे सोन जितना भी भाग देंगे सब में 1/10 आएगा। तो दो परिस्थितियां यहां उत्पन्न हुई हैं। एक ये कि आपने किसी एक अचर राशि से गुणा किया, लगातार वह पद अगले पद को प्राप्त होता रहा, या पदों में लगातार यदि अनुपात ज्ञात करें तो वो समान होगा। ऐसे अनुक्रम को आप गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या जीपी कहते हैं। अर्थात ये जिस प्रोग्रेशन में है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है, वह गुणोत्तर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और जो इनका अनुपात है, अर्थात जो इनका अनुपात हमने किया 12 में 3 से भाग दिया 4 प्राप्त किया, ये अनुपात किया 4 प्राप्त किया, तो यहां जो अनुपात प्राप्त होता है उसे कहते हैं सार्व अनुपात। सार्व अनुपात, इसे सार्वानुपात के नाम से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। वह आपको डिनोट करते हैं आर से, जिसे कहते हैं कॉमन रेशियोज। कॉमन रेशियो। और किसी भी अनुपात, जो सार्वनुपात आपने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का ज्ञात किया है, उसका लगातार गुणा है। इसका जो अनुपात है वह 4 है, अर्थात इस दिए जाने वाले ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सार्वानुपात 4 है। इस दिए जाने वाले ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सार्वानुपात कितना है? 1/10 है। इस प्रकार यदि हम गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक पद की चर्चा करें, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक पद का मान अर्थात यंथ टर्म के मान को ज्ञात करना चाहें तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का यदि प्रथम पद फर्स्ट टर्म ए मान लिया जाए, सार्व अनुपात आर मान लिया जाए, पदों की संख्या n मान ली जाए, तो ऐसे स्थिति में जो श्रेणी प्राप्त होगी वह ए आर स्क्वायर, AR³ AR⁴ AR⁵ ऐसे चलेगा। यदि इन समस्त पदों को गौर से आप देखें और जिन नियमों का ये पालन करते हैं उनको भी हम ध्यान से देखें, तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस बात का आभास होगा कि ये जितने पद हैं एक निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं, आर का गुणा कर रहे हैं हम, लेकिन जो पद हैं वह भी एक निश्चित रूप में है। आपने दूसरे पद में आर का घात 1 देखा है, आपने तीसरे पद में आर का घात 2 देखे हैं, चौथे पद में आर का घात 3 है, छठवें में आर का घात 5 है, 100वें में 100वां जो पद होगा वो आर का घात 99 है, 1000 जो पद होगा आर का घात 999 है। इस प्रकार आप एक नियमबद्ध तरीके से यंथ टर्म की बात करें या नवा पद की बात करें तो आपको पता चलेगा जो उसका यनवा पद है अर्थात Tn है, उस Tn के मान को हम लिख सकते हैं AR⁴ इसे हम किसी भी गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का व्यापक पद कहते हैं अर्थात यनवा पद कहते हैं। इसमें A है, प्रथम पद R है, सार्वानुपात n है, पदों की संख्या ये है यनवा पद।
अर्थात ये 4 राशियां हैं और इन 4 राशियों में किसी 3 राशि का मान दिए होने पर आप चौथी राशि का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात यदि गुणोत्तर श्रेणी के ए दे दिए गए, आर दे दिए गए, यन दे दिए गए, तो जिस पद को ज्ञात करना हो आप टीएन ज्ञात कर सकते हैं। या किसी गुणोत्तर श्रेणी का 50वां पद दे दिया गया हो, अर्थात यन का मान 50 है, 50वां पद T50 का मान भी दिया गया हो, ए दे दिया गया, तो आप आर ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हम आसानी से किसी भी दिए जाने वाले गुणोत्तर श्रेणी से हम उसके यंथ टर्म को ज्ञात कर सकते हैं। एक चर्चा और मैं करूं, आपको जो श्रेणी दी जाती है उसमें ए अर्थात प्रथम पद तो दिया जाता है, पदों की संख्या भी कंफर्म होती है, लेकिन आर ज्ञात करना होता है, अर्थात कॉमन रेशियो सार्व अनुपात ज्ञात करना होता है। तो जो सार्व अनुपात है वह क्या है? किसी भी पद में उसके जस्ट पहले वाले पद से भाग दे दीजिए। अर्थात मैं यदि आर को डिनोट करूं तो आर इक्वल टू Tn बटे Tn-1। इट मीन्स यदि यहां T5 लिखें तो T4, यदि यहां T100 लिखें तो यहां T19, यहां T71 लिखें तो T70। अर्थात किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के पद में उसके जस्ट पहले आने वाली पद से भाग देते हैं तो आपको सार्वानुपात अर्थात आर का मान प्राप्त होता है। अब हम गुणोत्तर श्रेणी के n वें पद के बाद हम गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल की बात करें। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल आप कैसे ज्ञात करें, उसके लिए हम फॉर्मूला प्राप्त कैसे करते हैं और उसका उपयोग करके हम बहुत सारे मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैंने सपोज किया, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए, सार्व अनुपात बराबर आर, पदों की संख्या बराबर n, और इसका योगफल करना है। यदि n पदों का योग बराबर यस हो तो यस बराबर क्या होगा? ए, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चौथा पद ए आर क्यूब, अप टू सो ऑन, ये चलेगा ए आर टू पावर n-1। गौर करिए, ये n-1 तक ही होगा। बड़े लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्यों n-1 है, क्योंकि आप याद करिए फार्मूले में n वां पद ए आर टू पावर n-1 ही दिया गया है। यदि ए आर टू पावर n आप लिखते हैं तो जो पद प्राप्त होगा वो क्या होगा? n+1वां पद हो जाएगा। इसके पहले ए आर टू पावर n-2 होगा, ये प्लस हो गया। यदि इसको n-2 लिख दूं तो प्लस होगा ए आर टू पावर n-1। और यह समीकरण 1 है। यदि समीकरण के दोनों पक्षों में हम r का गुणा कर दें, समीकरण के दोनों पक्षों अर्थात फर्स्ट इंटू आर, समीकरण 1 गुणे r कर रहे हैं तो क्या होगा? यस आर बराबर ए में गुणा किया तो इसके नीचे लिख रहा हूं ए आर, फिर इसमें गुणा किया लिख दिया ए आर स्क्वायर, फिर इसमें गुणा किया तो लिख दिया ए आर क्यूब, फिर इसमें गुणा करेंगे ए आर टू पावर n-3 में तो वह आएगा ए आर टू पावर n-2, फिर इसमें जब गुणा करेंगे r का तो आएगा ए आर टू पावर n-1, और फिर इसमें गुणा करेंगे तो वह आएगा ए आर टू पावर n। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। और इससे 2 हम फार्मूले ज्ञात करते हैं। पहले से दूसरे को घटाइए, दूसरे से पहले को घटाइए, या फर्स्ट माइनस सेकेंड। पहले से आपने दूसरे को घटाया तो पहले से दूसरे को घटाने के बाद क्या मिला? यस 1 - r
बराबर, घटाएंगे तो यह मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यह मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यह मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यह मान क्या हो जाएगा, कट, क्या बचा, यहाँ बचा a, और यहाँ क्या बचा, घटेगा तो नीचे माइनस होगा, माइनस a r⁴n, या यस बराबर आप लिख सकते हैं a कॉमन 1 माइनस r⁴n बटे 1 माइनस r। यह किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल है, यस n भी लिख सकते हैं। n मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि r से गुणा करने पर बच्चों को, चाहे आपको कंफ्यूजन बढ़ सकता है कि n भी है और r भी है। तो इस प्रकार आपने एक फार्मूला ज्ञात किया, ऊपर यदि माइनस कॉमन ले लें तो आपका क्या हो जाएगा, यही यस n का मान, यदि 1 का माइनस कॉमन ले तो r⁴n-1 होगा, माइनस कट जाएगा, अर्थात a r⁴n-1 अपान r-1। वैसे दो फार्मूले हैं लेकिन दोनों का उपयोग अलग अलग जगहों पर किया जाता है। इसका उपयोग आप तब करते हैं जब r ग्रेटर देन 1 हो, और इसका उपयोग आप तब करते हैं जब r लेस देन 1 हो। ऐसा क्यों करते हैं, इस पर विचार करिएगा, आपको पता चलेगा कि यह r का मान यदि 1 से कम होगा, चाहे 1 के बराबर होता तो अपरिभाषित हो जाएगा ये, लेकिन 1 से कम होगा तो वैल्यू ऋणात्मक रूप में प्राप्त होने लगती है। इसलिए r की वैल्यू के हिसाब से आप इन दिए जाने वाले गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल आप आसानी से ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद आप किसी भी दिए जाने वाली गुणोत्तर श्रेणी के a दिया हो, r दिया हो, n दिया हो, तो हम फार्मूले में मान रखेंगे और उस गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वैसे गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल भी ज्ञात किया जाता है, लेकिन अनंत पदों का योगफल जो हम ज्ञात करते हैं, यदि थोड़ा सा इस पे गौर करो, वैसे आपकी इस किताब में है नहीं लेकिन चर्चा थोड़ी सी आ गई इसलिए बता दूं आपको कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल कैसे हम ज्ञात करते हैं। अर्थात यस अनंत, यस इनफाइनाइट, अर्थात n का मान अनंत होगा। तो यदि कोई r का मान 1 से बड़ा है तो यह मान अनंत ही हो जाएगा, लेकिन यदि r का मान 1 से कम है तो उस परिस्थिति में क्या होगा, गौर करिए, r लेस देन 1, अर्थात 1 से कम कोई भी संख्या जो हो लेकिन वो भिन्न के रूप में हो या डेसिमल के रूप में हो, जैसे हम ले लें 0.2 को, तो 0.2 को लिख सकते हैं 2/10। तो इस प्रकार यदि आप मान लिखें तो a तो होगा, और 1 माइनस 1 से कम की बात कर रहा हूं, तो जब r की वैल्यू 1 से कम होगी, हमने 0.2 लिया था तो 1/5 होगा। तो आप एक बात जानते होंगे, दशमलव वाली संख्याओं का जब वर्ग करते हैं तो वह राशि उससे छोटी होती है, फिर उसका क्यूब करेंगे तो और छोटी हो जाए। जैसे उदाहरण अक्सर लोग आपसे पूछ दिया करते हैं 0.9 का वर्गमूल क्या है, तो 0.9 का वर्गमूल भी 0.9 है, 0.64 का वर्गमूल 0.8 है, अर्थात 0.8 का वर्ग करेंगे तो 0.64 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार 1 से छोटी किसी भी संख्या के घातांक बढ़ने पर उसका मान कम होता जाता है, और यदि मैं बात करूं कि वह अनंत तक चला जाए तो अनंत तक जाएगा तो धीरे धीरे कम होते 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 इतना कम हो जाएगा कि उसकी वैल्यू को हम 0 मानना पड़ेगा, अर्थात वो वैल्यू 0 हो गई तो दिस विल बी 0 और दिस विल बी 1 माइनस r, अर्थात यस इनफाइनाइट दिस इक्वल टू a/1 माइनस r। और दूसरे कंडीशन में r की वैल्यू 1 से अधिक हो तो उस परिस्थिति में उनके समस्त अनंत पदों का योगफल अनंत के बराबर ही होता है। अब हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीन की चर्चा करें, अर्थात गुणोत्तर माध्य की चर्चा करें। ठीक वैसे ही जैसे कि पूर्व की कक्षा में हमने समांतर माध्य की चर्चा किया था,
याद करें, यदि आपको पूर्व के क्लास याद हो और उसको आपने ठीक से पढ़ा हो, देखा हो, तो आपको पता चलेगा कि समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच एक कोई संख्या, या कह लीजिए किन्हीं दो पदों के बीच एक कोई ऐसी संख्या रख दी जाए जो तीनों पदों को समांतर श्रेणी में कर दे, तो उस रखने वाली संख्या को आप क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। ठीक वैसे ही गुणोत्तर माध्य अर्थात ज्योमेट्रिकल मीन माध्य, ज्योमेट्रिक मीन कह लीजिए, ज्योमेट्रिक मीन, जो ज्योमेट्रिक मीन है अर्थात ए व बी यदि दो संख्याएं हैं और इनके बीच कोई ऐसी संख्या रख दी जाए जो तीनों संख्याओं को गुणोत्तर श्रेणी के नियमों का पालन कराए, अर्थात तीनों के तीनों पद गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएं, तो जो बीच का पद रखा जाएगा उसे आप गुणोत्तर माध्य कहते हैं। तो यदि मैंने माना ए और बी के बीच जी आपने रखा, तो ए जी बी यदि आर इन जीपी हो जाएं, अर्थात ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हो जाएं, तो हम जी को ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं, अर्थात जीएम के रूप में जानते हैं। यह जी ज्योमेट्रिकल मीन तब होगा जब ये तीनों किसमें होंगे? गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। और गुणोत्तर श्रेणी में कब होंगे? जब इनके लगातार दो पदों का जो अनुपात है, अर्थात जो सार्व अनुपात है, वह आपका बराबर होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप सार्व अनुपात की बात करिए तो जी बटे ए, अर्थात दूसरे में पहले से भाग दिया और तीसरे में दूसरे से भाग दिया, ये दोनों पद बराबर हो जाने चाहिए। तो बी बटे जी, तो आप क्या प्राप्त करेंगे? जी स्क्वायर, या जी स्क्वायर बराबर ए बी, या जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, अर्थात किसी भी दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। अर्थात मैं कहना चाहूं, यदि मान लीजिए एक संख्या लेता हूं 4 और 9, 4 और 9 दो संख्याएं मैंने लिया, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा जी होगा, वह क्या होगा? करड़ी में 4 गुणे 9 अर्थात 36, वर्गमूल आया 6, अर्थात आप देख लीजिए 4, 6, 9 ये किसमें है? आर इन जेपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। क्यों? क्योंकि 4 में 1.5 का गुणा किया 6 में 1.5 का गुणा किया, क्या प्राप्त हुआ? 9। इस प्रकार हम किसी भी दो संख्याओं का ज्योमेट्रिकल मीन ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। प्राप्त होने वाली संख्या उन दो दिए जाने वाली संख्याओं का ज्योमेट्रिकल मीन कहलाता है, गुणोत्तर माध्य कहलाता है। अब थोड़ी सी बात यही मैं करूं, जिस प्रकार से समांतर श्रेणी के बीच n समांतर माध्य स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक वैसे ही गुणोत्तर श्रेणी के बीच भी n गुणोत्तर माध्य स्थापित किए जा सकते हैं। यदि गुणोत्तर माध्य n स्थापित करेंगे तो क्या होगा? आप ऐसे ही याद करिए, a के बीच मैंने n गुणोत्तर माध्य स्थापित करना है, तो a G1 G2 G3 अप टू सो ऑन Gn और B R इन Gp, अर्थात ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ठीक समांतर श्रेणी का जैसे हमने ज्ञात किया, ठीक वही रूल यहां भी ज्ञात करना है हमें। लेकिन यहां सार्वानुपात की बात हो रही है, यहां गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला लागू होना है। आप बताइए ये पद कितने हैं? n है। एक पद इधर बढ़ा, एक पद इधर बढ़ा, दो पद पड़ गए, पदों की संख्या कितनी हो गई? n+2 हो गई। पद कौन सा अंतिम? b है, तो b बराबर प्रथम पद a है r² n+2 -1।
n+2 -1 अर्थात कितना हो जाएगा, a इंटू r⁴ n+1 या r बराबर b/a n+1 है अर्थात 1/n+1 होगा। ये थोड़ा सा गौर करेंगे, जैसे आप जानते होंगे यह मान यहाँ से मिलेगा या r⁴n+1 बराबर b/a, इसलिए r बराबर इतना लिखा हूँ। r का क्यूब हो तो उसका आप घनमूल निकालते हैं 1/3 लिखते हैं, r का स्क्वायर हो वर्गमूल निकालते हैं 1/2 लिखते हैं। तो यदि r का घात n+1 हो तो उस मान को ज्ञात करने के लिए 1/n+1 के रूप में हम लिखेंगे। इस प्रकार ये आपकी वैल्यू प्राप्त होगी, आपका मान प्राप्त होगा। और जैसे ही r की वैल्यू आपने प्राप्त किया तो इस गुणोत्तर श्रेणी का जीवन ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात जीवन बराबर क्या होगा, a इंटू r, अर्थात r का मान क्या है, b/a⁴n+1। G2 क्या हो जाएगा, इसमें आप फिर इसी का गुणा करेंगे, अर्थात इसी का गुणा करना है, अर्थात घात जुड़ जाएंगे। तो a इंटू b/a⁴2 इंटू n+1, ऐसे उत्तरोत्तर हम समस्त पदों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ये गुणोत्तर श्रेणी के बीच दिए जाने वाले दो संख्याओं के बीच n गुणोत्तर माध्य प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था है। इसका लागू, इस नियम को लागू करके बहुत सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसका एक अंतिम टॉपिक्स जो गुणोत्तर और समांतर मैंने पढ़ाया, उनके बीच संबंधों की चर्चा कर दें थोड़ा सा, कि जो गुणोत्तर श्रेणी का मीन है, समांतर श्रेणी का मीन है, इनके बीच क्या संबंध होते हैं, अर्थात उस दिए जाने वाले गुणोत्तर मीन और समांतर माध्य के बीच संबंध। अतः A व G में संबंध की चर्चा करेंगे। A का अंश क्या है, अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। G क्या है, गुणोत्तर माध्य। दो संख्याएं A व B के लिए A व B के लिए आप बताइए A बराबर क्या होगा, अर्थात A व B दो संख्याओं के लिए समांतर माध्य a+b/2 होगा। गुणोत्तर माध्य क्या होगा, G बराबर करड़ी में AB होगा। तो A माइनस G हम ज्ञात करें, A माइनस G क्या होगा, देखिए तो a+b/2 माइनस AB हो जाएगा। इसको लिखें तो a+b माइनस 2√AB/2 हो जाएगा। इसका मान लिखें तो करड़ी में a का स्क्वायर प्लस करड़ी में b का स्क्वायर माइनस 2√AB होगा, 2√a इंटू √b होगा /2। इसको हम लिख सकते हैं √a माइनस √b का होल स्क्वायर /2। अब एक चीज जानते हैं, किसी भी संख्या का यदि वर्ग कर दें, यदि वो वास्तविक संख्याएं हों, इमेजिनरी को छोड़कर, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिए, चाहे वह माइनस में हो चाहे वह प्लस में हो, जितनी भी संख्याएं आप लेंगे उन समस्त संख्याओं का जब वर्ग करेंगे
उन समस्त संख्याओं का जब स्क्वायर करते हैं तो संख्या धनात्मक होती है, क्योंकि प्लस का वर्ग करेंगे तो धनात्मक ही आता है, माइनस का वर्ग करेंगे तो भी धनात्मक आता है। अर्थात ये जो संख्या प्राप्त होगी सर्वथा पॉजिटिव होगी, अर्थात प्लस के रूप में हो, पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव संख्याएं जीरो से बड़ी होती हैं, तो जब जीरो से बड़ी होती हैं तो a माइनस जी ग्रेटर देन जीरो या a ग्रेटर देन जी। अर्थात इससे क्या पता चला, कोई दो संख्याएं यदि दी गई हों तो उनके जो समांतर माध्य आप प्राप्त करेंगे हमेशा उन्हीं दो संख्याओं के गुणोत्तर माध्य से बड़ी होगी, गुणोत्तर माध्य से सर्वथा बड़ी होती है। प्रिय बच्चों, आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो नया सिलेबस दिया गया है उसमें कुछ टॉपिक्स काट दिए गए हैं। इस टॉपिक के बाद वही था नेचुरल नंबर का योग, अर्थात सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, लेकिन इनको सिलेबस से चूंकि हटा दिया गया है इसलिए हम आपसे इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। बस इतना कहना चाहता हूं, जो भी प्रोसेसिंग आपको बताई गई हैं उन नियमों का पालन करें, निश्चित तौर से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, आपको आसानी महसूस होगी। धन्यवाद।